दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों निमी असाइनमेंट का सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर रखा था और 25 क्वेश्चन के हिसाब से हम असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवाते जा रहे हैं। अब तक 252 क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 253 से स्टार्ट होगा। वैसे इसमें टॉपिक जो है वो अल्टरनेटर का है और मॉड्यूल नंबर 5 का ये है। इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा अपना सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट। फिर ये थर्ड सेमेस्टर के लिए यानी सेकंड ईयर में जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए हाफ सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे अल्टरनेटर की क्वेश्चन है, आप यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन का कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर ज़रूर करना। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल कहते हैं कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज गणना करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आइडियल अल्टरनेटर का मतलब क्या है। आदर्श अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर का मान हमेशा इकाई होता है, इतना सा याद रखना था। इसलिए फॉर्मूले में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर का मान दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा 4.44 क्या किया हमने, केपी के डी को हटा दिया। जो सी ऑप्शन है ना इसमें 2.22 होता ना तब उत्तर सही हो जाता। यहाँ टी का मतलब टर्न्स है, जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। नेक्स्ट हमारा सवाल, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे। दोस्तों जनरेटर एसी हो या डीसी हो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही आधारित होता है और वर्क करता है। उनमें प्रेरित ईएमएफ हमेशा एसी ही होता है, ध्यान रखें, और ईएमएफ हमेशा चालक में उत्पन्न होता है। इसलिए प्रेरित ईएमएफ की दिशा चाहे वो डीसी जनरेटर में हो, डीसी मोटर में हो या अल्टरनेटर में हो, एक ही नियम लगेगा, राइट हैंड रूल। अगला हमारा सवाल है कि अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। हमें पार्ट दिखा है, बड़ा सिंपल पार्ट है, सबको भी समझ आ रहा होगा। रोटर है, पहली बात तो ये ध्यान रखें, क्योंकि हमें क्या दिखा रखे हैं, पोल वगैरह दिखा रखे हैं। ये देखिए पोल और उसकी पोल की कोर हमें अलग से दिखा रखी है। दूसरी बात, जैसा कि आप देख रहे हो कहीं कोई हमें इसमें लेंथ नहीं दिखाई, तो बेलनाकार किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। ये रोटर है और वो भी सेलिएंट पोल प्रकार का। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा होती तो वो सिलेंड्रिकल होता। अभी हमारा सेलिएंट पोल रोटर है, सी ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है, अल्टरनेटर में ईएमएफ समीकरण के लिए फॉर्मूला क्या है। अब सिंपल अल्टरनेटर के लिए पूछा है तो 4.44 केपी के डी होगा। अब ए समीकरण लगभग सबको सही लग रही होगी, लेकिन ध्यान से देखना ए में इन्होंने फ्रीक्वेंसी एफ दिया ही नहीं, इसलिए हमें सी ऑप्शन की ओर जाना होगा। 4.44 केपी के डी 5FT। अगला सवाल अल्टरनेटर की रेटिंग को लेकर पूछा। सब जानते हैं केवीए में होती है, आभासी शक्ति में रेटेड होता है, क्योंकि इसका पावर फैक्टर भार पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये कभी वास्तविक शक्ति में नहीं होता। अल्टरनेटर की वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पूछा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन आपको मैं बता दूँ ये निम्मी है और हमारे ITI में निम्मी को ही मान लीजिए कि एक तरह से वैलिड माना जाता है। सबसे सटीक और सही निम्मी को ही माना जाता है। क्वेश्चन का आंसर है अपना बी, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। अगला सवाल है 1000 RPM और 6 पोल फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो दोस्तों आप भी कैलकुलेशन करके मिलान कर सकते हो। 50 हर्ट्ज आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, PN/120। आप करके उत्तर मिलान कर लेना, 50 हर्ट्ज ही आएगा। वैसे बार बार कर रखा है, रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट को आंसर पहले से पता ही है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 2 पोल है। अल्टरनेटर की गति पूछी है तो 3000 RPM आएगा, क्योंकि N बराबर F इंटू 120 बटा पोल। ये भी फॉर्मूला है, आप अपनाएंगे और देख सकते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि दो अल्टरनेटर के समांतर परिचालन के लिए डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। देखो डार्क लैंप विधि में क्या होता है कि लैंप जो है वो ग्रिड और जनरेटर, ग्रिड बोलूँ
तो रनिंग मशीन, और जनरेटर बोलूँ तो इनकमिंग मशीन। ग्रिड वो होता है जिसमें पहले से सप्लाई थी, जनरेटर वो है जो अब आने वाला है सर्किट में। इन दोनों के समान फेजों के बीच में जुड़ता है। जब दोनों समान फेज आएंगे ना तो श्योर हो गया कि हमारा जो है वो लैंप नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ से लैंप को आर मिला और यहाँ से भी आर मिला। तो जब वोल्टेज और फेज सीक्वेंस यदि सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो दोनों लैंप बुझ जाते हैं। तो समान फेज मानते हुए तो हम उसको लगाते ही, बी ऑप्शन हो जाएगा, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल। समान वोल्टेज और समान फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो अलग अलग समान फेज मानते हुए हमने जोड़ा था, इसलिए बुझ जाएंगे। ब्राइट लैंप विधि में क्या होगा, लैंप प्रकाशित हो जाएंगे। इतना सा दोनों में फ़र्क है। अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव का पूछा था कि उसको कैसे हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। पहली बात तो ध्यान रखें, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया 3 तरह की होती है, डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन भार के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है, हमेशा ध्यान रखें। डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव का जो होता है वो होता है फील्ड की धारा में वृद्धि करके हम फील्ड एक्साइटेशन करंट को बढ़ा करके डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। सिंक्रोस्कोप क्यों यूज किया जाता है, 2 अल्टरनेटर के समांतर क्रम संयोजन से पहले अलग अलग तरह की शर्तें जांच करते हैं और उसके लिए हम सिंक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ये इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, समांतर संयोजन के लिए यदि सारी शर्तें सही हो तो उसको इंडिकेट ये कर देता है। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी देने वाले को हम एक्साइटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्तेजक। सामान्यतः ये शंट जनरेटर होता है छोटे अल्टरनेटरों में, और बड़े अल्टरनेटर जो होते हैं उसमें पीएमजी होता है। पीएमजी बोले तो परमानेंट मैग्नेट वाला जनरेटर, जो ब्रूसलेस एक्साइटर की भांति वर्क करता है। अगला हमारा सवाल है कि अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। हम सब जानते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम हंटिंग, हंटिंग कम करने के लिए या हंटिंग सुधारने के लिए उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन रहेगा। हंटिंग होती है जब बाहर में अचानक वेरिएशन आता है, फ्लक्चुएशन आता है, क्षणिक उतार चढ़ाव जब बाहर में आता है तो रोटर जो है वो दोलन करने लग जाता है। स्टेटर और रोटर के बीच में जो लोड एंगल होता है वो 90 डिग्री ना हो करके और ज़्यादा बढ़ने की ओर जाता है। अगला सवाल, अल्टरनेटर के समांतर संयोजन से पहले कौन सी शर्त को संतुष्ट किया जाना चाहिए। 3 शर्तें होती है मोस्टली, फेज क्रम समान होना, टर्मिनल वोल्टेज समान होना और फ्रीक्वेंसी समान होना। तो बी उत्तर हो जाएगा। 4 पोल है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, गति पूछी है तो 4 पोल 50 हर्ट्ज वाले की 1500 आरपीएम आती है, कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल कह रहे हैं कि 2 अल्टरनेटर समांतर में है तो कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जब 2 लैंप ऑन हो जाते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। तो दोस्तों ये कहलाती है डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि, ठीक है। और ऐसा तब होता है जब वोल्टेज और फेज सीक्वेंस बराबर हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन आती है। डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड है, दोनों विधियों का मिश्रण इसमें काम में लिया जाता है। अगला सवाल है कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज घटती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों भार के साथ आर्मेचर की धारा बढ़ती जाती है, इसलिए IA × RA यानी आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाता है। एक्चुअल में जनरेटर में भार बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज घटने के 2 कारण होते हैं, एक आर्मेचर रिएक्शन और दूसरा आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रिएक्शन तो पहले से ही स्टार्ट हो जाती है कि किस तरह की रिएक्शन वो दे रही है, और आर्मेचर प्रतिरोध जो है ना, इसकी वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर धारा पर निर्भर करती है। जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाता है। अगला सवाल है एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है। तो सवाल वापस आ गया, एक तरह से हंटिंग को रोकने के लिए होता है। अगला सवाल कह रहे हैं कि ये अल्टरनेटर किस प्रकार का है। दोस्तों देखो क्या हो रहा है, आपको मैं बताऊं, ध्यान से समझिएगा। ये देखो यहाँ पर दिया है आपको एक्साइटर और ये दिया है मेन जनरेटर जो है उसकी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है ना। ये मेन जनरेटर का आर्मेचर है और ये मेन जनरेटर की फील्ड है, ये घूम रही है ना साथ में, इसी के साथ में ये एक्साइटर भी घूमेगा। तो इसको बोलते हैं ब्रूसलेस एक्साइटर, ठीक है ना। जो ये एक्साइटर वोल्टेज बना रहा है वो सीधी सीधी इस फील्ड को दे रहे हैं। क्या हो रहा है कि जिस फील्ड गति पर
मेन जनरेटर का फील्ड घूम रहा है, उसी पर ये एक्साइटर भी घूम रहा है। दोनों के कनेक्शन परमानेंट कर दिए। आप देख रहे हैं बीच में से ये देखो, ये रहा 2 तार दिखाई दे रही है ना, बिना किसी स्लिपरिंग और बिना किसी ब्रूस के क्या किया है, कनेक्शन दे दिए। तो बड़े जनरेटर जैसे होते हैं, अपने यहाँ थर्मल प्लांट में यही विधि उपयोग में ली जाती है। ब्रूसलेस एक्साइटर है, यानी एक्साइटर डीसी उत्पन्न कर रहा है और फील्ड को डीसी दे रहा है, लेकिन किसी स्लिपरिंग या ब्रूस की आवश्यकता हमें नहीं हुई। अगला हमारा सवाल है, 2 पोल 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटर है, आरपीएस में गति बताइए। कोई बात नहीं, आरपीएस में गति निकालनी है तो F × 2/P कर दिया करो, 120 नहीं करना, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी है 50, पोल है 2, तो ये 50 आरपीएस ही आएगा। अगला सवाल है कि हम ज़्यादातर रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर का ही उपयोग करते हैं। बिल्कुल हम सब जानते हैं, बड़े जनरेटर जितने भी होते हैं सब में रोटर घूमता है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमें स्लिपरिंग का उपयोग करते हुए, जैसे यहाँ तो ब्रूसलेस एक्साइटर है, स्लिपरिंग की ज़रूरत ही नहीं हुई, फिर भी यदि रोटर को एक्साइट करने के लिए हमें डीसी देने की आवश्यकता हुई तो केवल 2 स्लिपरिंग से काम चल जाता है। डी उत्तर आएगा। कितने भी फेज हो, 2 स्लिपरिंग से काम चल जाएगा। डीसी देनी थी बस, और कुछ नहीं। जो एसी उत्पन्न होती है वो अल्टरनेटर के आर्मेचर से, यानी स्टेटर से सीधे बाहर ले लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जब हम फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बड़ा सिंपल है, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव समाप्त हो जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन पूछा, उसमें ये कहा कि डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कैसे समाप्त करोगे, और अब यहाँ कह रहा है कि फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा। ये खुद ही रिपीट करते रहते हैं। अगला सवाल है कि अल्टरनेटर में 30 डिग्री का कोण है, 36 स्लॉट और 4 पोल है, पिच फैक्टर की गणना करो। दोस्तों पिच फैक्टर जो होता है ना, वो होता है cos α/2 का मान, ठीक है। cos α कितना है? 30 डिग्री, 30/2 करो, कितना आया? 15। cos 15 का मान निकाल देना, उत्तर आएगा 0.9659, ठीक है, बी उत्तर होगा। अगला हमारा सवाल है कि अल्टरनेटर में हंटिंग का कारण क्या है? तो ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। हंटिंग जो आती है, ये आती है भार में अचानक वेरिएशन के कारण। क्वेश्चन का आंसर डी करेंगे। ड्यू टू कंटिन्यूज फ्लक्चुएशन इन लोड, भार में अचानक जब परिवर्तन आता है तो ऐसा होता है। अगला सवाल कह रहा है, एक अल्टरनेटर में जब भार हटाया तो वोल्टेज 480 से 660 वोल्ट हो गई। बताइए वोल्टेज रेगुलेशन कितना है? सिंपल सा सवाल है। भार हटा लेने पर 480 से 600 हुई, इसका मतलब जब भार था तब कितनी थी? 480। भार नहीं है तब कितनी है? 660। मीन्स नो लोड की वोल्टेज कितनी हो गई? 660। फुल लोड की कितनी हो गई? 480/480 × 100, 37.5% आएगा। अगर परसेंटेज में ना भी निकालें, जैसा कि इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो फिर सी उत्तर कर देंगे 0.75, ठीक है। बस दोस्तों ये थे अल्टरनेटर के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।